बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम MDT 211 की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेटिंग गोल्स एंड फार्मूलेटिंग स्ट्रेटजी। तो स्टार्ट करते हैं। सेटिंग गोल इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। किसी भी इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट का, किसी भी अच्छी मैनेजमेंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि आपने अपने गोल को सेट करने होते हैं कि हमने कौन कौन से मकासद को हासिल करना है। तो किसी भी बिज़नेस के जो गोल्स हैं वो उसकी ज़रूरत होती है, नीड्स होती हैं, उसकी ज़रूरत होती है, और उसके मुताबिक जो आप प्रोग्राम या डिसीजन जो भी फैसला लेते हैं हासिल करने के लिए, किस चीज़ को, गोल को हासिल करने के लिए, उसको स्ट्रेटजी कहते हैं। गोल आर ऑब्जेक्टिव दैट द बिजनेस होप एंड प्लान टू अचीव। तो गोल्स क्या होते हैं, मकासद हैं वो जो बिजनेस की उम्मीदें होती हैं कि आपने अपने बिजनेस को किस लेवल तक लेके जाना है, और वो प्लान होता है जो आपने हासिल करना होता है। तो सबसे पहले चलते हैं टाइप्स ऑफ द स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, वो हमने स्ट्रेटजी को पीछे देखा कि किसी भी गोल्स को हासिल करने के लिए जो आप डिसीजन लेते हैं और प्रोग्राम बनाते हैं, हिकमत अमली बनाते हैं, गाइडलाइन कह सकते हैं इसको, तो उसको स्ट्रेटजी कहते हैं। उसकी टाइप्स कितनी है, उसकी 3 टाइप्स हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, बिजनेस और कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, और तीसरा है फंक्शनल स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट को देखते हैं कि वो स्ट्रेटजी डिटरमाइन द फर्म्स ओवरऑल एटीट्यूड टुवर्ड्स ग्रोथ एंड द वे इट विल मैनेज इट्स बिजनेस और प्रोडक्ट लाइन। ये वो हिकमत अमली है जिसके अंदर पूरी ऑर्गेनाइजेशन या पूरी फर्म जो होती है वो तमाम के तमाम लोग जो होते हैं उसको मैनेज करते हैं, अपने बिजनेस को और अपने गोल्स को हासिल करते हैं। मकसद इसमें ये कह सकते हैं कि फर्म की हिकमत अमली होती है कि हमने अपने मकासद, अपनी प्रोडक्शन को इस लेवल तक लेके जाना है और इतना मार्कअप उसका हासिल करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है बिजनेस और कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। इसमें ये होता है कि दो फर्म या मुख्तलिफ फर्म्स का आपस में कंपटीशन होता है और सिर्फ उसको फोकस किया जाता है कि हमने अपने उन बाकी फर्मों से कितना आगे ग्रो करना है, अपनी पोजीशन को आगे लेके जाना है। तीसरे नंबर पे है फंक्शनल स्ट्रेटजी। तो इसमें मैनेजर्स जो है वो स्पेसिफिक एरिया के अंदर देखते हैं। किसी भी सिटी, लाहौर में देख लें कि वो सिर्फ लाहौर में ही अपनी हिकमत अमली लगाएंगे कि हमने लाहौर में से कितना प्रोडक्शन करनी है या उसको मार्केट के अंदर सेल करना है और वहाँ से कितना मुनाफा हासिल करना है। इस तरह इस्लामाबाद वाले वो अपनी हिकमत अमली बनाएंगे, कराची वाले अपनी हिकमत अमली बनाएंगे। इसमें ये हो जाता है एरिया वाइज इस चीज़ को, गोल्स को हासिल करने के लिए बनाए। तो सेटिंग बिजनेस गोल, goals are performed target, it mean by which organization and their manager measures success or failure at every level। तो सिटिंग गोल के अंदर सबसे मेन चीज़ जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर होते हैं, वो मेजर करते हैं कि आप कामयाब हो रहे हैं या नाकाम हो रहे हैं। तो पर्पस क्या होते हैं सिटिंग गोल के? तो पहला पर्पस ये होता है कि एक डायरेक्शन आपको मिलती है या गाइडलाइंस मिल जाती है मैनेजर को, वो तमाम लेवल पे कि अपनी प्रोडक्शन को और अपनी सेल को कैसे वो इंक्रीज कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे है कि वो हेल्प करते हैं एलोकेट रिसोर्सेज, कि आप अपने रिसोर्सेज में किस तरीके इजाफा कर सकते हैं और कौन कौन से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। तो इसमें चौथा पॉइंट है द हेल्प मैनेजर एक्सेस परफॉर्मेंस। तो इसमें मैनेजर्स जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद है काइंड्स ऑफ द गोल। गोल की कितनी किस्में होती हैं? साफ ज़ाहिर है जब भी हम कोई भी मकसद अचीव करते हैं, जैसे एक स्टूडेंट को देख लें कि एक स्टूडेंट सबसे पहले वो प्राइमरी लेवल, फिर मिडिल लेवल और हाई लेवल पढ़ता है, फिर उसके बाद एफएससी वगैरह। उसके जहन में एक टारगेट होता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, या उसके जहन में होता है कि मैंने इंजीनियर बनना है, लेकिन सारी क्लासेस तो उसके लिए करनी पड़ती हैं उसको। अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो जब मैट्रिक के बाद वो बायो रखेगा, वो डॉक्टर वाली साइड पे चला जाएगा। अगर मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग करनी है उसने तो वो मैथ का इस्तेमाल करेगा। अगर किसी ने बिजनेस में करना है तो वो उसके बाद बी कॉम, आई कॉम या मैनेजमेंट के कॉमर्स साइड पे चला जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म गोल्स हो जाएंगे। कुछ ये होते हैं कि हमने एक साल के लिए करने होते हैं कि हमने इस क्लास के अंदर ये करना है, और कुछ गोल्स आपके ये होंगे एज ए स्टूडेंट कि हमने
मिड के अंदर या फाइनल के अंदर इतने मार्क्स लेने हैं। तो ये मुख्तलिफ एग्ज़ाम हैं। तो इसमें लॉन्ग टर्म है, इंटरमीडिएट गोल्स हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स, 3 किस्में हैं। इसमें लाजमी एक MCQ ज़रूर आता है, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। गोल्स सेट फॉर एन एक्सटेंड टाइम टाइपिकली 5 ईयर आर मोर इनटू द फ्यूचर। अगर आपका बिजनेस के अंदर 5 साल या 5 साल से ज़्यादा अरसे का एक मकसद है, गोल है, तो वो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। अगर 1 से 5 साल के दरमियान में चला जाता है तो वो इंटरमीडिएट गोल के अंदर चला जाएगा। अगर आपका 1 साल से कम का गोल है, आपका कोई भी मकासद है जो 1 साल के अंदर अंदर आपने अचीव करने होते हैं, तो उसको शॉर्ट टर्म में चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, मिशन स्टेटमेंट क्या है। मिशन स्टेटमेंट कहते हैं कि अपने मकासद को, अपने पर्पस को हासिल करना है अपने उस एनवायरनमेंट के अंदर रह के जिसमें आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो उसके बाद है मैनेजमेंट प्रोसेस। इसमें किसी भी मैनेजमेंट के हवाले से ये 4 चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा अहम होती हैं कि आपने प्लानिंग किस हिसाब से करनी है, कौन कौन से पॉइंट्स को देख के आपने अपनी गाइडलाइन को बनाना है, फिर ऑर्गेनाइजिंग कैसे करना है, फिर उसके बाद डायरेक्टिंग है और उसके बाद कंट्रोलिंग है। तो हम बारी बारी इन चारों को थोड़ा सा देखते हैं कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ द डिटरमाइन व्हाट आर ऑर्गेनाइज नीड टू डू। हमने क्या करना है, हमने वो ऑर्गेनाइज करना कि करना हमने क्या है और हम उसको सबसे बेस्ट तरीके के साथ कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ प्लानिंग में आ जाती है। ऑर्गेनाइज कहते हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ determining how best to arrange an organization resources and activity into coherent structure। इसमें कहने का मकसद ये है कि प्लानिंग तो हमने कर ली, प्लानिंग के बाद हमने ये देखना है कि उस जो प्लान हमने किया है वो अपने रिसोर्सेज के अंदर रह के या कितने कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए और कौन सी एक्टिविटी को हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हम उस प्लानिंग पे अमल दरामद करा सकें, हम पूरा उतर सकें। तो ये चीज़ ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएगी। उसके बाद सी पॉइंट है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग में कहते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय टू मीट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। हमने प्लानिंग भी कर ली, प्लानिंग करने के बाद उस चीज़ को ऑर्गेनाइज भी कर लिया। अब उसके बाद हम ये करेंगे कि जिन्होंने काम करना है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हम उनको गाइड करेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे, उनके अंदर जज्बा पैदा करेंगे, उनके अंदर एक वलवला पैदा करेंगे ताकि हम उन ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकें। उसके बाद है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में कहते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस टू मॉनिटरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ये काम हमने किए, प्लानिंग की, उसके बाद ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद डायरेक्शन कर रहे हैं और एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उसको मॉनिटर भी किया जाए, उसको देखा जाए क्या उनकी परफॉर्मेंस ठीक है, क्या हम जो अचीव करना चाहते हैं वो चीज़ हमें हासिल हो रही है या नहीं हो रही। वो चीज़ कंट्रोलिंग में आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैनेजर। मैनेजर की कितनी इकसाम है। तो मैनेजर वो होता है जो सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है, प्लानिंग भी करते हैं, ऑर्गेनाइज भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं और कंट्रोल भी उन चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो टॉप मैनेजर, मैनेजर रिस्पॉन्सिबल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड स्टॉक होल्डर। जो हमने स्टॉक होल्डर पीछे पढ़ा था, स्टॉक होल्डर किसी भी फर्म के और बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के, ओवरऑल परफॉर्मेंस के, कि वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। मिडिल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन द स्ट्रेटजी पॉलिसी एंड डिसीजन मेड बाय द टॉप। जो टॉप मैनेजर जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फर्म के मेन बंदे होते हैं, वो जब कोई भी फैसला लेते हैं तो फिर उसके बाद मिडिल मैनेजर जो होते हैं वो उस पॉलिसी को इम्प्लॉय कराते हैं, एम्प्लॉयज़ पे रेगुलेट करवाते हैं, मकसद काम करवाते हैं, उसके मुताबिक वो नीचे ऑर्डर देते हैं कि आपने इस मुताबिक काम करना है। उसके बाद है फर्स्ट लाइन मैनेजर, मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरवाइजिंग द वर्क टू एम्प्लॉय। फिर उसके बाद ये होता है कि सुपरवाइज़र जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं उसकी सुपरवाइजरी करते हैं, उसको देखते हैं कि क्या वो काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। अब हमने 3 किस्म के मैनेजर देखे, टॉप, मिडल और फर्स्ट लाइन। अब इसमें ये देखें कि अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो वर्कर काम कर रहे हैं उसको सुपरवाइज करेंगे, जो सुपरवाइज़र हो गए वो टॉप फर्स्ट लाइन हो गए। अब उन सुपरवाइज़रों के काम को जो नोटिस कर रहा है, देख रहा है, उसको मिडिल मैनेजर, और मिडिल मैनेजर से रिपोर्ट फिर आगे जाएगी टॉप मैनेजर। इस तरह ये काम सारा
चलता रहेगा। उसके बाद है एरिया ऑफ मैनेजमेंट। एरिया मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ें आती हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉय, एवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस एंड डिटरमाइन कंपनसेशन। अब इसमें ये आ जाती है कि मैनेजर जो है वो ट्रेनिंग करते हैं और हायर करते हैं एम्प्लॉयज़ को, कितनी ज़रूरत है, वैकेंट पोस्ट है और कितने हमने एम्प्लॉय को हायर करना है, उनकी पेस क्या होगी, उसको काम कैसे उनसे लेना है और उनको कैसे कमोडेशन करनी है, ये सारी चीज़ इसमें आ जाएगी। ऑपरेशन मैनेजर ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन पे उनको डिपेंड करता है कि हमने किस क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करना है, कितना चीज़ें मंगवानी है और कितनी चीज़ें बेचनी है, बेचनी सॉरी प्रोडक्ट करनी है, उसकी प्रोडक्शन की चीज़ में आ जाएगी। मार्केटिंग मैनेजर में ये आ जाती है रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज तैयार की हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, उसकी प्रमोशन कैसे करनी है, एडवर्टाइजमेंट से करनी है, टीवी में इश्तिहारात देने हैं, अखबारात में एड्स वगैरह देने हैं या किस अंदाज से, और उसकी प्राइस को कंट्रोल करना है। इंफॉर्मेशन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम ऑफ द गैदर, ऑर्गेनाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन। इसके अंदर ये होता है कि वो मुख्तलिफ रिसोर्सेज अपने इस्तेमाल करते हैं और जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल बना रहे हैं उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं और उसके मुतल्लिका जितनी भी मालूमात हैं इकट्ठी करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्म अकाउंटिंग फंक्शन एंड फाइनेंशियल सोर्स, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ पे उनको पेज वगैरह दी जाती हैं, उनका हिसाब किताब रखना, पैसे का कैपिटल कितना है, कितना आया है, कितना जा रहा है, कितना इस्तेमाल हुआ है, उस सारी चीज़ को मैनेज करना फिनेंशियल मैनेजर का काम है। और अदर मैनेजर, सम फर्म्स आल्सो एम्प्लॉय अदर स्पेशलाइज्ड मैनेजर सच एज पब्लिक रिलेशन मैनेजर, रिसर्चर एंड डेवलपमेंट इट्स वगैरह। तो इसमें ये आ जाते हैं कि जो पब्लिक रिलेशन लोगों के साथ मीटिंग वगैरह करते हैं, उसके साथ अपनी डीलिंग प्रोजेक्ट की करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। डेवलपमेंट करते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर अदर मैनेजर में आ जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक मैनेजमेंट स्किल्स क्या है। तो उसमें 3 किस्म की हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, ह्यूमन रिलेशन स्किल्स हैं और कंसेप्चुअल स्किल्स हैं। टेक्निकल स्किल्स में ये आ जाती हैं कि आपने कंप्यूटर के साथ उसकी कोडिंग, ड्राइंग करनी है, एनिमेटेड कैरेक्टर वगैरह बनाने हैं या कोई भी प्रोडक्शन है उसकी डिज़ाइनिंग किस हिसाब से करनी है। ह्यूमन रिलेशन में ये आ जाती हैं चीज़ें कि लोगों के साथ कम्युनिकेट और मोटिवेट कैसे किया जाता है। और कंसेप्चुअल स्किल्स में ये आ जाते हैं कि आपने मतलब किस्म की जो स्ट्रेटजी है उसको डायग्नोज करना, या जो भी प्रॉब्लम आ रही होती है किसी भी प्रोडक्शन के अंदर, किसी भी फर्म के नाकाम होने के अंदर, तो उसको डायग्नोज करना होता है, मुख्तलिफ सिचुएशन को देखना होता है और उनके पीछे क्या वजूहात होती हैं उस चीज़ को ये देखते हैं और फिर उसके बारे में उसके हल को सोचते हैं। उसके बाद हमारे पास है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या है, सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी डायरेक्टेड टू अट्रैक्टिव डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एन इफेक्टिव वर्कफोर्स। उसमें ये तमाम वो एक्टिविटी डायरेक्ट करते हैं, उसको देखते हैं कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके अच्छी हो सकती है और उसको मेंटेन कैसे किया जा सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ एचआर। अब क्या है, तो इसमें ये देखा जाता है कि वो किस टाइप के लोगों को हमने लोकेट करना है, एलोकेट करना है, रखना है, क्या करना है, व्हेन रिक्वायर्ड, उसकी ज़रूरत कब होती है और कितनी तादाद के अंदर हमें ज़रूरत है। जॉब की एनालिसिस की जाती है, फिर उसकी सिलेक्शन वगैरह और उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह, उनकी कंपनसेशन देखी जाती है, उनको कौन सी फैसिलिटीज़ वगैरह देनी होती है, उसकी उनकी हेल्थ और सेफ्टी और लेबर यूनियन वगैरह को, इन चीज़ों को मैनेज किया जाता है। उसके बाद है जॉब एनालिसिस। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। इसमें से मिड टर्म के अंदर एक या दो एमसीक्यूज मस्ट आएंगे और एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। मुझे याद आता है कि जब मैंने पेपर ये दिया था उस वक्त एक शॉर्ट क्वेश्चन था और दो एमसीक्यूज इसमें से ज़रूर आए थे। तो जॉब एनालिसिस क्या है, इसकी दो ही है, जॉब डिस्क्रिप्शन है और जॉब स्पेसिफिकेशन है। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर कवर जॉब टाइटल क्या है, जॉब लोकेशन कहाँ पे आपने देनी होती है, जॉब की ड्यूटीज़ क्या है, वर्किंग इन्वायरमेंट क्या है और सुपरविजन क्या है, इन चीज़ों को देखा जाता है। और जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर ये आता है कि कवर एरिया लाइक ह्यूमन स्किल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक, किसी खास एक लोकेशन के लिए, एक स्किल के लिए, फिर आपने क्या जॉब्स आपकी होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या वो जेंडर मेल या फीमेल हमें रखना चाहिए, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होगी। जैसे हम देखते हैं कि किसी भी अखबार के अंदर या कोई भी जॉब्स के ऐड आता है
उसके अंदर जो चीज़ें लिखी होती हैं वो जॉब स्पेसिफिकेशन होती है कि ये फ़लाँ लेवल की जॉब है, उसके लिए ये तालीम हमें चाहिए और इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आ जाती है और जॉब डिस्क्रिप्शन में ये आ जाती है कि वो जॉब किस जगह पे आपको ज़रूरत है, किस सिटी के अंदर ज़रूरत है, और वो चीज़ें देखी जाती हैं, वो सारी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर ये चीज़। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो आपसे आखिर पे एक छोटी सी फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।